Hello students, in this video we are going to study Unit 2 solution, a topic colligative properties. So colligative properties of a solution are those properties which depends on the number of particle of solute, not on the nature of the solute. Actually this topic is from chapter solution. As we know, solution is a mixture, homogeneous mixture of two component, basically solvent and solute. So colligative properties are those properties which depends only on the number of particle, not on the nature of particle. For example, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, lowering of vapor pressure take place. The decrease in vapor pressure of the solvent depends only on the amount of solute dissolved, not on the nature of the solute. So here we are taking an example of vapor pressure. As we know, all liquids have show the nature of volatility, means they have a tendency to form vapor. So vapor pressure is a quality which depends on the number of particle, not on the nature of solution. In simple words, जैसा कि हम सबको पता है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से बना होता है. सो सॉल्वेंट जो है वो वह कंपोनेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट. एंड व्हाट आर द सॉल्यूट, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो जो जनरली हम बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है और सॉल्यूट सॉलिड होता है. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज देन दैट क्वालिटी विल बी चेंज. वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी. जैसे इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझिए. सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम. कोई भी चीज़ का अगर वॉल्यूम है, इफ़ यू आर टेकिंग मोर क्वांटिटी, अगर आप कोई ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, तो वॉल्यूम विल बी हायर. अगर आप कम क्वांटिटी लेते हैं तो वॉल्यूम विल बी लोअर, राइट. दैट मीन्स वॉल्यूम इज़ अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मैटर. कोई भी चीज़ है उसके मास पे डिपेंड कर रहे हैं. आप ज़्यादा मास लोगे वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, अगर आप कम मास लोगे तो वॉल्यूम भी कम होगा. सो दैट मीन्स इट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी. बट जो दूसरी चीज़ है जैसे क्वालिटी, सपोज यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ शुगर, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर लीजिए या कम क्वांटिटी में शुगर लीजिए, दोनों ही कंडीशन में शुगर की क्वालिटी नहीं बदलती. दैट मीन्स जो स्वीटनेस है, जो आपको मिठास मिलती है, वो आपको 1 टीस्पून में भी उतनी ही मिलेगी. और इफ़ यू आर टेकिंग अ सैम्पल फ्रॉम 10 किलोग्राम ऑफ शुगर, देन विल ऑल्सो बी एग्जैक्टली द सेम. दोनों ही सेम रहेगा. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है. सिमिलरली नेचर ऑफ, आपने क्या ऐड किया, यू आर एडिंग सॉल्ट, दैट मीन्स यू आर एडिंग सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, डजेंट मैटर. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, यू आर एडिंग हाउ मच अमाउंट, मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल. सो there are basically in your syllabus 4 colligative properties. First, relative lowering of vapor pressure. Second, osmotic pressure. Third, elevation in boiling point. And fourth, depression in freezing point. So here we are going to discuss one by one. The first one is relative lowering of vapor pressure. So here I assume that you know very well about vapor pressure. So if a non-volatile solute is added to volatile solvent, then vapor pressure of solvent is lowered. तो simply इस sentence का क्या meaning है, there is a solvent, suppose we are taking a solvent which is in liquid state. So naturally it has some vapor pressure, इसका कोई ना कोई vapor pressure होगा. So if you are going to add some non-volatile solute. What do you mean by non-volatile solute? Non-volatile solute means the solute which have no tendency to form vapor, जो vapor नहीं बनाते हैं. जैसे अगर आप salt को रख दो तो salt का vapor नहीं बनता, ठीक है. नेफ्थलीन बॉल है जो घर में आप लोग कपूर वगैरह यूज़ करते हो, जो सिंपली आप लोग
ओडोनिल वगैरह रखते हो ना जो टॉयलेट वगैरह में, तो वो सब किस टाइप के मटेरियल हैं? दे ऑल आर वोलाटाइल मटेरियल। जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर वोलाटाइल इन नेचर, राइट। वोलाटाइल मीन्स आफ्टर सम टाइम दे विल वेपोराइज, बिल्कुल गायब हो जाएंगे वो, ठीक है। बट हियर वी आर टेकिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सो इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोवर्ड। मतलब जो वेपर प्रेशर की वैल्यू जितनी भी थी न्यूमेरिक वैल्यू, नाउ इट बिकम लोवर्ड, ये कम हो जाती है। सो वेपर pressure of a solvent present in solution is directly proportional to the mole fraction of solvent. As you know, mole fraction is a method of representing concentration of solution. So here ये क्या बोल रहा है कि जो ओवरऑल प्रेशर है वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of solvent. Why it's directly proportional to the mole fraction of solution? Because solution for the vapor pressure only solvent is responsible. There are two components, first solvent, second solute. So solute is of non volatile. Solute का nature कैसा है? non volatile. So volatile component सिर्फ कौन है? solvent. So that's why here the pressure of solution which is denoted by P is directly proportional to XA. XA means mole fraction of component A. Component A is solvent, right? So there is a use of proportionality constant K, and it will become PA is equal to K into XA. Here XA is mole fraction of solvent, PA is vapor pressure of solution. Okay, if we are taking XA is equal to 1, XA is equal to 1 का क्या मीनिंग हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज़ 1, देन इट विल बी इक्वल टू PA इज इक्वल टू P नॉट A. यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझने वाली है, दैट इज़ कि मोल फ्रैक्शन 1 कब होता है? इफ़ यू आर टेकिंग अ प्योर सब्सटेंस, दैट मीन्स वहाँ पर कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, देन ओनली द मोल फ्रैक्शंस वैल्यू विल बी 1. सो P नॉट A रिप्रेजेंटिंग प्योर सॉल्वेंट, सो दैट मीन्स PA इज इक्वल टू P नॉट A. सो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, देन द वैल्यू ऑफ K विल बी P नॉट A. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 अब हमको क्या करना है? K की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट ऑन करना है. देन इट विल बिकम PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, राइट. सो ये जो XA है, ये देखो यहाँ पे XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1. वाई? बिकॉज देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स A and B. A इज सॉल्वेंट एंड B इज सॉल्यूट. सो XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1. XA इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस XB. सो अगेन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ XA इन इक्वेशन नंबर 4, राइट. सो इट विल बी PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस XB. हम इसको XB के फॉर्म में क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमको डिराइव करना है, दैट्स वाई ये XA को हम XB के फॉर्म में लेके आए, दैट इज़ 1 माइनस XB. अब हमको क्या करना है? सिर्फ ये इक्वेशन को अरेंज करना है. ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इट विल बिकम P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB. अब ये जो P नॉट A है इसको हम शिफ्ट कर देंगे, ओके, ऑन राइट साइड. देन इट विल बिकम P नॉट A माइनस PA upon P naught A upon into XB. So ultimately we are getting XB is equal to P naught A minus PA upon P naught A. This value is known as relative lowering of vapor pressure. इसे ही हम बोलते हैं relative lowering of vapor pressure. Yes, after that the formula of mole fraction XB is equal to NB upon NA plus NB. That means total number of mole of B means solute divided by the sum total of the number of mole present in the solution, that is Na plus Nb. So if we put the value of XB in the previous equation, that means equation number 8, it will be P naught A minus PA upon P naught A. That means relative lowering in vapor pressure will be equal to NB upon Na plus Nb. Here Na is number of mole of A and Nb is number of mole of B.
So according to definition, number of mole is equal to mass in gram, weight in gram divided by molecular mass. Similarly for B also, B is solute, mass weight of solute in gram divided by its molecular mass. So now we have to put the values of Na and Nb in this equation. Here xb is equal to Nb upon Na plus Nb. इस इक्वेशन में वैल्यूज़ हमको पुट करनी है. सो it will be xb is equal to wb upon mb upon wa upon ma plus wb upon mb. Suppose we are taking a very dilute solution. In that case we can just neglect wb upon mb. It's mb na. So xb will be equal to wb upon mb upon wb upon ma. So we will get this equation number 10, and we can put the values of xb in equation number 9. So it will be P naught A minus PA upon P naught A will be equal to WB into MA upon WB into MB. So by using this equation number 12, we can easily calculate the molecular mass of solute. So from here, this by using this derivation, there are some numerical problems also which generally ask in examination. So maybe you are feeling a little bit difficulty in the derivation, but this derivation is literally very easy. अगर आप इसको एक बार अपने आप से लिख के देखेंगे, then you will feel it's very easy. It's step by step, you will feel it's very easy. There is an example. At 30 degree Celsius, pure benzene, whose molecular mass is 78.1 gram mole, has a vapor pressure of 121.8 torr. Dissolving 15 gram of a non-volatile solute in 250 gram of benzene produced a solution having a vapor pressure 120.2 torr. So we have to determine the approximate molecular mass of the solute. Okay. So in this question we can use the formula. Here first of all we have to calculate the number of mole of benzene. Here benzene act as solvent and we are dissolving a non-volatile solute. So benzene is a solvent here, so we have to calculate its number of mole. So 250 gram is taken and its molecular mass is 78.1. then we can easily calculate its number of mole. And secondly, we also have to calculate the number of mole of solute, but we don't know its molecular mass, that we have to calculate. So the vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of pure solvent into mole fraction of solvent. So all the values are given in the question. Vapor pressure of solution is 120, vapor pressure of pure solvent is 121.8, and the mole fraction, we have to put the values for the calculation of mole fraction. That means number of mole divided by total number of mole. So it will be 3.20 divided by 15 upon m plus 3.20, and this is a simple mathematics. You have to solve this and you will get the answer 350. So its molecular mass will be of 350. The next colligative property is osmotic pressure. So if a concentrated solution is separated from a dilute solution by a semi-permeable membrane, then there will be a flow of solvent from dilute solution to the concentrated solution through a semi-permeable membrane till the concentration of both sides of the membrane become equal. So first of all, here we discuss the definition of osmosis process. In this image here we take two solutions. One solution is
of higher concentration and the other solution is diluted. So the solvent from dilute solution will moves towards concentrated solution. Suppose we are looking this phenomenon from the viewpoint of solvent. So in dilute solution, the concentration of solvent is much more higher. Let's see what happens in dilute solution. Dilute solution का meaning ही इतना है कि amount of solute is very less and amount of solvent is higher. And what about concentrated solution, जिसमें solute की quantity maximum है and solvent की quantity comparatively कम है. So अगर हम यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें, सो हियर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज़ हायर कंपेयर टू द सेकेंड वन. ठीक है, तो ऑस्मोसिस इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल और पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट मूव्स थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द concentrated solution. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. So in order to stop the osmosis process, if we apply some pressure on this semi-permeable membrane, then the pressure at which the osmosis process stops is called osmotic pressure. Actually यहाँ पर एक pressure generate होता है, that is called osmotic प्रेशर. एंड हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? इफ़ वी अप्लाई सम प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, देन एक पॉइंट ऐसा आता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस वहाँ पर स्टॉप हो जाता है. सो दैट प्रेशर इज़ एक्चुअली referred as osmotic pressure. So osmosis is a process of flow of solvent of less concentrated or dilute solution to the concentrated solution through a semi-permeable membrane. A solution develop osmotic pressure when it is placed in contact with a pure solvent or dilute solvent through semi-permeable membrane. Means there is a generation of a pressure. So here the example of semi-permeable membrane are parchment paper, cellophane, silicates of iron, cobalt, nickel, copper, etc. And the flow of solvent into the solution can be stopped by applying pressure on solution. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम if we apply some pressure from outside, then osmosis process slow down and ultimately it stops. So the pressure at which osmosis process stops is called osmotic pressure. Here the minimum pressure essential to stop the entry of solvent through semi-permeable membrane into solution is called osmotic pressure. If applied pressure is higher than osmotic pressure, then solvent will flow from the solution into dilute or pure solution through semi-permeable membrane. This is called reverse osmosis. There is another phenomenon which is known as reverse osmosis. Here what happens, जो flow from dilute to concentration हो रहा था, concentrated solution हो रहा था, now it become reversed. That means now the solvent particle from concentrated solution will move towards dilute solution. That is called reverse osmosis. So how can we measure the osmotic pressure? For the measurement of osmotic pressure, there is a method which is known as Berkeley-Hartley method. This is the diagram for Berkeley-Hartley method. So here what we have to do, there are 3 chambers. Here you can see A, B and the middle chamber. So in the middle one there is a pure solvent and chamber A and B contains solution. Which solution? जिसका आपको osmotic pressure measure करना है, right? And this lining जो यहाँ पे दिख रही है आपको green color में, this is of semi permeable membrane. Means solution A and B are separated by semi permeable membrane.
ये जो चैम्बर की सेपरेशन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से करते हैं. एंड देयर इज़ अ रिजर्वायर, यहाँ पर से हम सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं. ओके. एंड ये जो यहाँ पर प्रेशर मेजर करने के लिए यहाँ पे गैजेट लगा होता है. एंड ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है ये वाला, दिस पिस्टन, दिस इज़ फॉर प्रेशर. वी कैन अप्लाई प्रेशर बाय यूजिंग दिस पिस्टन. तो जैसे ही हम ये प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ पर, राइट, देन देयर इज़ अ, यहाँ पे एक प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस, बिकॉज हियर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स ए एंड बी. अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये मूवमेंट हो रहा है? ये जो लेवल है इट विल गोज़ डाउन. वाई? बिकॉज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टूवर्ड्स ए एंड बी. सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई अ प्रेशर बाई यूजिंग दिस पिस्टन. हम इसको अप्लाई करते हैं एंड वी कैन मेजर द प्रेशर. देन ये जो लेवल जो कंटिन्यू डाउन हो रहा है, नाउ इट स्टॉप्स. तो जिस प्रेशर पे ये कांस्टेंट हो जाएगा ये लेवल, दैट विल बी रेफर्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन. दिस इज कॉल्ड बर्कले-हार्टली मेथड. नाउ इट्स एलेबोरेशन, यहाँ पर मैंने ये दिया हुआ है, यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट. यस, this method is based on applying pressure on the solution which is just sufficient to prevent the entry of the solvent into solution through a semi-permeable membrane. That is the theory and procedure. Procedure में जो मैंने अभी आपको explain किया, that points are written here, right? So the next topic is, so osmotic pressure is represented by pi and it is directly proportional to the molar concentration of the solute and temperature. So by using its proportion we can write pi is directly proportional to C into T. C for concentration, T for temperature. Now we are using a constant that is called solution constant. Pi will be equal to CRT. It can be write as pi is equal to CRT. So C for concentration and concentration को हम मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं. So the C is equal to N upon V. N for number of mole divided by volume. So we can write pi is equal to N upon V RT. Now rearrange the equation. Pi V is equal to nRT. Now want of equation for dilute solution. Osmotic pressure is a colligative property as it depends on the number of solute molecules. So V is the volume in liter and N is number of mole. So तो number of mole को हम क्या करेंगे, convert कर लेंगे, because by definition number of mole is equal to mass in gram divided by molecular mass. So we have to put the value of N in equation number 3. Then it become pi V is equal to WRT upon M. And now we can calculate M is equal to WRT upon pi V. Here the value of R is constant, which is equal to 0.082 liter atm per Kelvin per mole. From equation pi is equal to CRT, if two solutions have the same value of C and T, they must have the same value of pi. So solution of equimolar concentration are called as isotonic solution. Isotonic solution का मतलब क्या होगा? If we are taking two different solution and both have same concentration and at the same temperature, then their osmotic pressure will be same. Why? Because it is a colligative property. It's not depend on the nature. It doesn't means कि आपने क्या add किया, which kind of solute you are going to use. It just meant that कि how many particles are there. So pi B1 will be equal to pi B2, or here we can WB1 upon MB1 is equal to WB2 upon MB2. So such solution which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solutions, right? Here there are some significance of osmosis is written here. Plant absorb the water from soil through their roots due to osmosis. Means this is the application part. Water assimilated by the plants moves into the body of the plants and reaches even the top of the tall tree due to the osmosis. Opening and closing of stomata and other plant movements are also regulated by osmosis. Similarly, bursting of blood cells when placed in water is due to osmosis. Prevention of meat by salting and that of adding fruits by adding sugars
मीन्स जो प्रिवेंशन पर्पस हम लोग इवन पिकल्स में भी हम जो एक्सेसिव ये डालते हैं सॉल्ट ऐड करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो शो ऑस्मोसिस प्रोसेस. रॉ मैंगोज स्ट्राइप्स इनटू पिकल्स, ये जो पिकल वाला एग्जांपल अभी आपको मैंने बोला, सेम थिंग इज़ दैट. This is some example and it's only formula based. You can take screenshots. Here I am not going to explain this because it's very easy. It's only formula based. Some values are given in questions and you have to just calculate. So for today, that's all. Thank you.